बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। CS 519 के फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट के जो फ़ाइनल डिलीवरेबल होती है उसमें क्या क्या चीज़ें हम किस किस तरह से सबमिट करवाते हैं, आज के अपनी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपने जो अपना फाइनल डिलीवरेबल सबमिट करवाना होता है उसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं। पहला आपका प्रोजेक्ट जिसमें आपकी सारी की सारी कोडिंग होती है, फ्रंट एंड की भी और बैक एंड की भी। सेकंड नंबर के ऊपर आपकी डेटाबेस जिसके अंदर आपका डाटा स्टोर होता है। थर्ड नंबर के ऊपर आपने PPT की फाइनल प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट की फॉर्म के अंदर सबमिट करवानी होती है। और चौथे नंबर के ऊपर आपने फाइनल रिपोर्ट MS वर्ड की फाइल के अंदर या MS वर्ड के फॉर्मेट के अंदर सबमिट करवानी होती है। ये जो फाइनल प्रेजेंटेशन और फाइनल रिपोर्ट होती है ये आपको आपके LMS वाले CS 519 वाले सेक्शन के अंदर जहाँ पे आपने ये फाइनल डिलीवरेबल सबमिट करवानी है वहाँ पे भी आपको पता है वहाँ पे लिखा होता है नीचे डाउनलोड। तो वहाँ से जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ से आपकी ये फाइनल प्रेजेंटेशन का जो टेम्पलेट है ये और फाइनल रिपोर्ट का टेम्पलेट, ये दोनों टेम्पलेट वहाँ पे आपको जिप के अंदर मिल जाते हैं। तो आप अपने वो जो टास्क नंबर 3 है आपका CS 519 वाले असाइनमेंट वाले सेक्शन में, वहाँ पे आप उसको डाउनलोड वाले फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जिप फाइल डाउनलोड होगी। उसको जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसमें आपके पास ये फाइनल प्रेजेंटेशन का डेमो भी पड़ा होगा टेम्पलेट और फाइनल रिपोर्ट का टेम्पलेट भी पड़ा होता है। बस आपने उसमें चीज़ें जो है वो एडिट करनी होती हैं। ठीक है जी। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ये FYP की। ये FYP क्या है? ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमारी सारी की सारी कोडिंग वाले फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है, तो अब स्टेप बाय स्टेप सुन लें। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट की कोडिंग वाली सारी की सारी फाइल्स उसमें आपकी इमेजेस भी होंगी, वीडियोस, ऑडियो, जो मतलब आपने यूज़ किया हुआ है सारा कुछ आपकी मतलब जितना भी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जितना कुछ है ना वो सारा कुछ आपने एक फ़ोल्डर के अंदर रख लेना है। कुछ इस तरह से जैसे मैंने देखे रखा हुआ है मेरे अभी इस FY फोल्डर के अंदर। FYP फोल्डर में क्या पड़ा हुआ है? एडमन जो साइड है उसकी सारी कोडिंग, CSS फाइल्स, कस्टमर साइड की सारी कोडिंग, इमेजेस जो मैंने यूज़ की हैं वो, PHP की जितनी भी मैंने फाइल्स यूज़ की हैं वो, और लॉगिन और रजिस्टर वाली फाइल्स। तो मतलब सारी की सारी जो मैंने मेरी होल जो वेबसाइट है उस पूरी की पूरी होल वेबसाइट की जितनी भी कोडिंग है वो सारी की सारी कोडिंग फाइल जो है वो इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है जिसको मैंने FYP का नाम दिया है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं लेकिन आपके इस फोल्डर के अंदर सारी की सारी कोडिंग क्या हो मौजूद हो। अब बात करते हैं इस डेटाबेस वाले फ़ोल्डर की। आपने क्या करना है? आपने दोस्तों एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है डेटाबेस के नाम से और इसके अंदर आपने अपनी डेटाबेस वाली फ़ाइल रखनी है जिसमें आपकी सारी की सारी डाटा पड़ा होगा। अब ये दोस्तों जो डेटाबेस वाली फ़ाइल होती है इसको हम किस तरह से लेके आएंगे? ये जो कि हमारे सर्वर के ऊपर पड़ी होती है, मतलब जहाँ पे हमने लाइक आपने XAMPP सर्वर यूज़ किया है, आपने जो है वो SQL सर्वर यूज़ किया, जो सर्वर आपने डेटाबेस को बनाने के लिए यूज़ किया है आपकी उस सर्वर के अंदर ये फ़ाइल जो है वो क्रिएट होती है। आपने वहाँ से इसको जो है वो क्या करना होता है? एक्सपोर्ट करना होता है। तो मोस्टली जो PHP के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो चूँकि बनते हैं XAMPP सर्वर को यूज़ करके, तो मैंने यहाँ पे XAMPP सर्वर में तरीका बता देता हूँ आपको। अगर आप कोई और सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं हाउ टू एक्सपोर्ट SQL फाइल फ्राम, आगे अपने सर्वर का नाम जो भी आप सर्वर यूज़ कर रहे हो। तो मैं चूँकि XAMPP सर्वर यूज़ कर रहा हूँ और मोस्टली जो CS 519 का जो प्रोजेक्ट होता है ये चूँकि बनाया ही मोस्टली जाता है PHP के अंदर, और PHP की डेटाबेस हम मोस्टली जो है XAMPP सर्वर में ही बनाते हैं। अगर दोस्तों आपने इस XAMPP सर्वर को अभी तक आपको नहीं पता इस XAMPP सर्वर पर डेटाबेस कैसे बनाते हैं या इसको कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो वो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अब यहाँ पे दोस्तों XAMPP सर्वर के अंदर आपने ये जो डेटाबेस सर्वर बनाई थी, ये देखें ये मेरी डेटाबेस पड़ी हुई है OTS के नाम से। तो आपने जिस भी नाम से अपने प्रोजेक्ट के लिए डेटाबेस क्रिएट की थी XAMPP सर्वर के अंदर, आपने उस अपने डेटाबेस के नाम के ऊपर एक दफ़ा ऐसे क्लिक करना है। ये तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से अपनी डेटाबेस की फ़ाइल को एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ ना, ये देखें ये जैसे मेरे पास ये फाइल है पूरी की पूरी। अब इस फाइल के अंदर सारी की सारी डेटाबेस का जितना भी डाटा वो पड़ा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो आपने ये फाइल मस्ट, ये डेटाबेस की फ़ाइल मस्ट भेजनी होती है अपने प्रोजेक्ट के अंदर साथ। ठीक है, फाइनल डिलीवरेबल के अंदर। चलें, तो जब दोस्तों आप अपने डेटाबेस के यहाँ पे नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें देखें जितने भी आपने फोल्डर, जितने भी टेबल्स बनाए थे वो सारे देखें यहाँ पे टेबल्स भी शो हो रहे हैं। और जब आप किसी भी टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस टेबल का जो भी डाटा है देखें वो डाटा भी यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं अगेन अपनी डेटाबेस के नाम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें मुझे सारे सारे टेबल्स शो हो रहे हैं। अब अपने इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है? तो जब आप अपनी डेटाबेस के नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसमें आपके सारे टेबल्स शो हो रहेंगे और यहाँ पे ऊपर आपको एक बटन दिखाई देगा एक्सपोर्ट का। आपने दोस्तों एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे
तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखें लास्ट में आपको एक बटन दिखाई दे रहा है एक्सपोर्ट का। आपने सिंपली इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जिस तरह से मेरी ये जो OTS नाम की फ़ाइल जो है डाउनलोड होकर मेरे पास आई है, ऐसे ही आपके पास भी ये जो आपकी डेटाबेस वाली पूरी फाइल है तो ये डाउनलोड होकर आ जाएगी। और उस फाइल का नाम जो है सेम आपने ये जो डेटाबेस का नाम यहाँ पे रखा होगा ना, सेम वही नाम जो है आपकी ये जो फाइल आप एक्सपोर्ट करोगे उसका नाम भी सेम वही होगा। आपने वो नाम चेंज नहीं करना, क्योंकि वो नाम अगर चेंज करोगे तो सारी की सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आपने सेम वही नाम, जैसे देखो ये मैं OTS नाम लिखा हुआ तो ये OTS नाम है, ये असल में डेटाबेस का नाम है, इसलिए इस फाइल का नाम भी उसने OTS रख दिया। तो आपने ये नाम चेंज नहीं करना, ये गलती नहीं करनी। ठीक हो गया। दो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। एक ये FYVP वाला फोल्डर जिसमें आपकी सारी की सारी कोडिंग्स पड़ी हुई है, कोडिंग वाली फ्रंट एंड और बैक एंड सारी की सारी वेबसाइट की कोडिंग पड़ी हुई है। और दूसरा मैंने आपको ये बता दिया कि ये दूसरा फोल्डर जो डेटाबेस का, इसमें आपने अपनी डेटाबेस फाइल रखनी होती है। ठीक हो गया जी। तो ये दो चीज़ें क्लियर होगी हमारी फाइनल डिलीवरेबल के अंदर। अब बात करते हैं फाइनल प्रेजेंटेशन की। दोस्तों जो आपको टेम्पलेट मिलेगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपने उस टेम्पलेट में चेंजिंग कैसे करनी है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखें पहले पेज के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा होगा, तो आपने इसको ऐसे रहने देना। उसके बाद दोस्तों सेकंड स्लाइड के ऊपर आपने यहाँ पे उन्होंने बल्कि खुद भी टेम्पलेट में आपको बताया होगा कि आपने यहाँ पे क्या टाइप करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बताओगे सेकंड स्लाइड के ऊपर अपने प्रोवाइड का नाम, जो भी आपके प्रोवाइड का नाम है। जैसे मेरे प्रोवाइड का नाम था, मेरे प्रोवाइड नहीं, जो स्टूडेंट के प्रोवाइड का नाम है अ डिज़ाइन ऑफ ऑनलाइन टॉय शॉप बेस्ड ऑन डेटाबेस डैशबोर्ड। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रोवाइड का नाम लिख दिया। उसके बाद नीचे दोस्तों आपने उसकी स्पेसिफिकेशन बतानी होती है कि आपने ये जो प्रोजेक्ट बनाया ये प्रोजेक्ट क्या है, एक वेब एप्लीकेशन है, एक एंड्रॉयड ऐप है, क्या है। तो मैंने चूँकि हमारी ये जो प्रोजेक्ट है ये मोस्टली वैसे भी CS 519 का जो प्रोजेक्ट होता है वो मोस्टली वेब एप्लीकेशन होती है। तो यहाँ पे आपने लिख देना इस तरह से वेब एप्लीकेशन विद डेटाबेस सिस्टम, ये आपने यहाँ लिख देना। और उसके बाद नीचे ये जो लिखा हुआ ना CS 519 ये पहले से लिखा होता है, आपने इसको ऐसे रहने देना। नेक्स्ट चल जाना तीसरी स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन के नीचे जो भी स्टूडेंट का नाम है वो लिखना है और उसके नीचे स्टूडेंट की ID जो भी है वो लिखनी है। उसके बाद इस पेज के ऊपर इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर इस स्लाइड के ऊपर आपने वो जो आपके प्रोजेक्ट का स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट था ना, जो आपने SRS के अंदर और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट लिखा था, वो स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे स्मॉल फॉर्म के अंदर पूरा जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों आपने प्रोजेक्ट शेड्यूल के नीचे जो है बेसिकली अपना गैंग चार्ट, वो जो आपने SRS के अंदर वर्क फ्लो या फिर गैंग चार्ट सबमिट करवाया था उसकी पिक्चर आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट शेड्यूल के नीचे लगा देनी है। देन यूज़ केस डायग्राम के नीचे आपने यहाँ पे यूज़ केस डायग्राम लगानी है अपनी, जो भी आपने SRS के अंदर यूज़ केस डायग्राम सबमिट कराई थी उसकी पिक्चर आपने यहाँ पे इम्बेड कर देनी है। देन उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे चलें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम वाली हेडिंग के नीचे अपनी जो आपकी ERD है एंड जो आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाई थी वो आपने यहाँ पे सबमिट करवानी होगी। उसके बाद रिलेशनल स्कीमा के नीचे आपने बेसिकली क्या सबमिट करवाना है, आपने वो जो डेटाबेस डिज़ाइन बनाया था उसके अंदर अपनी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपने डेटाबेस का डिज़ाइन सबमिट करवाया था वो आपने यहाँ पे उसकी पिक्चर यहाँ पे रिलेशनल स्कीमा के नीचे लगानी होगी। देन उसके बाद दोस्तों यूज़र इंटरफेस के अंदर आपने अपना जो आपने वेबसाइट क्रिएट की है उस वेबसाइट के किसी भी पेज की आप स्क्रीनशॉट लें और वो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे यूज़र इंटरफेस के नीचे इस तरह से लगाएंगे जिस तरह से मैंने अपने प्रोजेक्ट का ये देखें एक अपनी वेबसाइट की एक फ़ाइल का यानी एक पेज का स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ पे फिक्स कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जहाँ लिखा दोस्तों इस स्लाइड के ऊपर जहाँ पे लिखा होगा ना आपको रिजल्ट्स, इस रिजल्ट के नीचे बेसिकली आपने वो जो आपकी डेटाबेस है ना, मतलब ये जो आपकी डेटाबेस है ये डेटाबेस, इस डेटाबेस के अंदर किसी भी एक टेबल को ओपन करें, इस तरह से किसी भी एक टेबल को ओपन करें और उस टेबल का इस तरह से आपने ये जो डाटा है ये जो आ रहा है कस्टमर ID नेम, ये जो डाटा है ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ पर लगा देना है रिजल्ट्स के नीचे, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी डेटाबेस के अंदर किसी भी टेबल का आप जो है वो स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। देन उसके बाद लास्ट में यहाँ पे दोस्तों आप टूल्स बताओगे। टूल्स में बेसिकली सबसे पहले आप बताओगे कि आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की हैं अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए। तो चूँकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, बल्कि CS 519 का मैंने जैसे कि स्टार्ट भी बताया था कि मोस्टली इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती हैं वो HTML CSS Bootstrap 5 जावास्क्रिप्ट PHP और SQL होती है। तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेजेस लिख दी कि मैंने ये लैंग्वेजेस जो हैं वो अपनी इस वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ की हैं। उसके बाद दोस्तों आपने नीचे लिखना है डेटाबेस टूल कि आपने डेटाबेस कौन सी यूज़ की है, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया MySQL XAMPP सर्वर, आपने जो सा भी सर्वर यूज़ किया उसका नाम आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद आपने IDE मतलब आपने सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ किया जिसमें आपने कोडिंग की है। जैसे मैंने Sublime Text 4 जो सॉफ्टवेयर है कोडिंग के लिए उसको यूज़ किया है। तो आपने जिसको भी यूज़ किया, मान लो आपने विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ किया, आप उसका नाम यहाँ पे लिखोगे IDE के नीचे। आपने नोटपैड यूज़ किया है कोडिंग के लिए, आप नोटपैड यहाँ पर लिखोगे। आपने जिस भी मतलब IDE का इस्तेमाल किया ना अपनी कोडिंग करने के लिए उसका आप यहाँ पे IDE के आगे नाम लिखोगे।
और अदर टूल्स के अंदर दोस्तों आप लिखोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और draw.io। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको पता है हमने यूज़ किया डिफरेंट डायग्राम्स के लिए और अपनी SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए, और एक और हमने ऑनलाइन टूल यूज़ किया था draw.io अपनी डिफरेंट डायग्राम्स क्रिएट करने के लिए। ये हो गया। उसके बाद लास्ट स्लाइड के ऊपर सिंपल थैंक यू है, ये आपने ऐसे ही रहने देना। चलें ये प्रेजेंटेशन हो गई आपकी, इसको भी मैंने आपको रेडी करना सिखा दिया है। चलें इसको बंद करते हैं। अब इसको मैंने यहाँ पे इसको सेव किया। चलें अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ हमारी लास्ट रह गई है फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट का टेम्पलेट भी आपको बनाया मिल जाता है। मतलब आपको जब आप फाइल डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको 2 टेम्पलेट मिलेंगे बने बनाए, एक फाइनल प्रेजेंटेशन वाला और एक फाइनल रिपोर्ट वाला। तो फाइनल प्रेजेंटेशन को तो एडिट करना मैंने आपको सिखा दिया। अब फाइनल रिपोर्ट में देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपने किस किस तरह से एडिट करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपने इसको ऐसे रहने देना। उसके बाद यहाँ पे नीचे उसने लिखा होगा कि आपने अपनी यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम लिखना है। तो आपकी जो भी प्रोजेक्ट का नेम है वो यहाँ पे आपने लिख देना है इस तरह से, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अपने प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर का नेम बताना है। जो भी आपके प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर है उसका नेम आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट सुपरवाइजर नेम के नीचे यहाँ पे ऐसे टाइप करना है। उसके बाद सबमिटेड बाय, नीचे आपने यहाँ पे जो आपने ग्रुप की आईडी है आपकी, मतलब प्रोजेक्ट ग्रुप आईडी, वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नाम होगा और देन उसकी स्टूडेंट की आईडी होगी। देन उसके बाद ये टेम्पलेट के अंदर ऐसे ही था। उसके बाद टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे लिखा होगा कि आपने अगेन यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखना है, ठीक है। ये उसने मेंशन किया होगा कि यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखना है, यहाँ पे आईडी लिखनी है। तो ऐसे ये बना टेम्पलेट आपको मिलेगा, बेफिक्र रहें। ये मैंने नहीं बनाया, ये टेम्पलेट बना मिला मुझे, ठीक है। मैंने भी वहाँ से LMS डाउनलोड किया था। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हम नीचे अगर आए तो यहाँ पे दोस्तों आपने लिखना होगा अपने सुपरवाइजर का नेम इस जगह पे जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मोहम्मद साकिब जवेद। उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल सुपरवाइजर की नेम की जगह पे भी आप यहाँ पे अपने सुपरवाइजर का नेम लिख देंगे। उसके बाद बाकी ये टेम्पलेट में ऐसे ही था, इसको आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। बस जो बताया वो कर लेना आपने। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये ऐसे ही टेम्पलेट के अंदर आपको ऐसे ही सारा मिलेगा, आपने इसको ऐसे छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देना। उसके बाद डेडिकेशन के अंदर आप ये लिख देना। ये यहाँ पे डेडिकेशन के अंदर ये नहीं लिखा होगा पहले से, ये मैंने लिखा है। तो आप ये जो मैंने लिखा है ना यही लिख लें वहाँ पे। आई वुड लाइक टू गिव ऑल क्रेडिट्स टू माई फैमिली, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, आवर सीनियर्स, टीचर्स, फेलोज, फ्रेंड्स एंड ऑल दोज पीपल हु गाइड एंड एनकरेज मी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट टू कम्प्लीट दिस प्रोजेक्ट। तो ये आपने स्टेटमेंट पूरी जो है वो डेडिकेशन के अंदर लिख देनी है। ये मैंने खुद से लिखी हुई है, ये टेम्पलेट के अंदर नहीं लिखी हुई थी, ये मैंने खुद लिखी है, ठीक है। जो आपने ये लिख देनी है वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों एक्नॉलेजमेंट के अंदर आपने ये क्या करना है, ये वाला आपने पूरा पैराग्राफ लिख देना है, जो कि पैराग्राफ आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा देखने को। ये पैराग्राफ मैंने खुद से लिखा है, तो आपने ये पैराग्राफ पूरा लिख देना है एक्नॉलेजमेंट के अंदर, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशियल हु गिव्स मी लाइट इन द डार्कनेस, all the respect for his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam whose blessing enabled मी टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। तो इस तरह आपने ये पूरा पैराग्राफ जो है वो एक्नॉलेजमेंट के अंदर लिख लेना है, ठीक है जी। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्री फेस के अंदर दोस्तों आपने क्या क्या करना है। प्री फेस के अंदर बेसिकली आपके प्रोजेक्ट का जो भी आपने ऐसा इसके अंदर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट लिखा था वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ, चलिए आपको थोड़ा ईजी हो जाए आपके लिए। तो ये बेसिकली प्री फेस के अंदर आपने क्या करना है, आपने बेसिकली अपने प्रोजेक्ट का जो इंट्रोडक्शन था ना वो यहाँ पे लिखना है। जो आपने SRS के अंदर और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर इंट्रोडक्शन सबमिट करवाया था ना वो आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख देना। और ये इंट्रोडक्शन आपकी प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर भी मेंशन होता है, तो वहाँ से आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट है, ये बनाया आपको टेम्पलेट के अंदर मिलेगा, इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको ऐसे रहने देना। उसके बाद यहाँ पे ऐसे लिखा होगा चैप्टर नंबर 1, इस पेज को भी ऐसे रहने देना आपने। और उसके बाद यहाँ पे स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर अगेन आपने वही अपना स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट लिख लेना जो आपने SRS के अंदर स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट लिखा था, ऊपर भी यही था और नीचे भी यहाँ पे भी यही आपने पुट कर देना। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो आपने अपनी SRS के अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सबमिट करवाई थी वो यहाँ पे ये हेडिंग पहले से लिखी होगी, इसके नीचे इस तरह सारी लिखा होगा। यहाँ पे अपने इस तरह सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो पेस्ट कर देनी है, ठीक है, जैसे मैंने पेस्ट की हुई हैं, ठीक हो गया। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे सारी ये देखें फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इस तरह से सारी पेस्ट कर देनी है। उसके बाद ये यूज़ केस डायग्राम वाली हेडिंग के नीचे आपने अपनी वो जो SRS के अंदर यूज़ केस डायग्राम थी वो इस तरह उसकी पिक्चर यहाँ पे एम्बेड कर देनी है। उसके बाद ये वर्क प्लान और गैंग चार्ट के नीचे आपने क्या करना है, गैंग चार्ट वाली पिक्चर जो है वो यहाँ पे ऐसे लगा देनी है, ठीक है। मतलब ये सारी हेडिंग्स पहले से लगी हुई टेम्पलेट के अंदर, ये सारी हेडिंग लिखी हुई हैं। सिर्फ आपने उन हेडिंग्स के नीचे इस तरह से अपना जो डाटा जो आपने ऑलरेडी, और ये डाटा आपने क्रिएट नहीं करना, ये पहले आपने क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, याद होगा आपको कि आपने ये सारी चीज़ें SRS के अंदर और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर पहले से बनाई हुई हैं। आपने वहाँ से सिर्फ कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करते जाना है, ठीक है। और ये आप फाइनल रिपोर्ट और फाइनल प्रेजेंटेशन जो है विद इन 30 मिनट मतलब आधे घंटे के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। उसके बाद जनाब आपने आ जाना, ये देखें अगर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया जिसमें आपने जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाई थी उसकी चीज़ें यहाँ पे पेस्ट करनी है।
चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के नीचे अपना सारा इंट्रोडक्शन लिखना है। जैसे आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर इंट्रोडक्शन सबमिट करवाया था, वही सारा इंट्रोडक्शन ये देखें यहाँ मैंने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद जनाब यहाँ पे डाटा फ्लो डायग्राम जो आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर DFD सबमिट करवाई थी, वो वाली DFD यहाँ पे देखें मैंने लगा दिया। ठीक है जी, पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हमने वहाँ पे सबमिट करवाई थी, वही देखें यहाँ पे मैंने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के नीचे, हेडिंग के नीचे। उसके बाद डाटाबेस डिज़ाइन के नीचे मैंने डाटाबेस डिज़ाइन का स्क्रीनशॉट लगा दिया। और उसके बाद जनाब ये हमारा इंटरफेस डिज़ाइन है, और ये इंटरफेस डिज़ाइन जो है वो दोस्तों सेम वही है जो मैंने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर सबमिट करवाया था। देखिए मैंने सिर्फ क्या किया, डमी से 2 जो स्क्रीनशॉट हैं वो यहाँ पे लगा दिए हैं। ये देखो जो डमी से 2 स्क्रीनशॉट थे वो लगाए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों प्रीफिक्स के अंदर आपने ये जो है पूरी स्टेटमेंट लिख देनी है, ये वहाँ पे नहीं लिखी होगी, सॉरी रेफरेंसेस, प्रीफिक्स नहीं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के अंदर दोस्तों आपके पास वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा, आपने ये लिख देना पूरा पैराग्राफ जो मैंने खुद से लिखा हुआ है। तो आपने ये पूरा पैराग्राफ लिख देना। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, चलें ये पैराग्राफ आपने लिख लेना है वहाँ पे। ठीक है जी, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ दोस्तों लास्ट में ना आपको एक ऑप्शन एक पेज मिलेगा जिस पे वहाँ पे सारे टेम्पलेट में लिखा हुआ अपेंडिक्स। ठीक है, और इस अपेंडिक्स के नीचे कुछ भी नहीं होगा, आपने ये लिख लेना सारा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें आपने ये लिख लेना। ये कुछ टर्म्स हैं और उनके डेफिनेशन हैं वो जो मैंने यहाँ पे अपेंडिक्स के नीचे लिखी हुई हैं, तो आपने भी ऐसे ही लिख लेना है। यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर आ गया, आपने अपने एप्लीकेशन का जो भी नाम है ना, जो भी आपके प्रोवाइडर का नाम होगा वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने SRS का स्टैंड फॉर बताना, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, DD डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, VU वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब इस तरह मैंने थोड़े से शॉर्टकट जो थे ना उनका बता दिया कि ये शॉर्टकट जो था इसका ये मतलब होता है, ये शॉर्टकट इसका ये मतलब, ये शॉर्टकट इसका ये मतलब। समझ आ गई बात की? चलें जी। और उसके बाद आपकी ये फाइनल रिपोर्ट जो है कंप्लीट है। जब आप दोस्तों ये चारों चीज़ें आपने कर लेनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक न्यू नोटपैड की फ़ाइल क्रिएट करनी है। न्यू नोटपैड की फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट कैसे करनी है, उसके लिए आपने राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पे आपने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट कर लेनी है कुछ इस तरह से। और इसके ऊपर दोस्तों इसका नाम आपने रख लेना रीडमी। दोस्तों ये मस्ट एक अच्छे डेवलपर की ये निशानी होती है कि वो जब अपना पूरा फुल एंड फ्लेज प्रोजेक्ट किसी को सबमिट करते हैं तो वो वहाँ पे एक रीडमी फाइल भी सबमिट करते हैं। रीडमी फाइल में बेसिकली क्या होता है कि कुछ खास इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती हैं। जैसे अगर आप बताना चाहते हो कि आपकी डेटाबेस का नाम क्या है, मतलब जो बंदा आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेगा तो उसको पता होगा आपकी डेटाबेस का नाम क्या है, तो वो आप बताओगे रीडमी फाइल के अंदर। तो यहाँ पे देखो आपकी डेटाबेस का नाम है OTS, तो यहाँ पे हम कह देते हैं जनाब, हम अपना यहाँ पे बता देते हैं रीडमी फाइल में जाते हैं और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, सुन लें गौर से, आपने वहाँ लिखना है क्रिएट डेटाबेस। ऐसी जैसे मैं लिख रहा हूँ ना ऐसे आपने लिखना रीडमी फाइल के अंदर। तो आपने कहना है क्रिएट डेटाबेस इन XAMPP सर्वर, जो सा सर्वर आपने यूज़ किया वही सर्वर आप यहाँ पे उसका नाम बताओ। क्रिएट डेटाबेस इन XAMPP सर्वर विद नेम और आगे सिंगल कोड के अंदर आपने वो नेम बता देना जो भी आपका नेम था, OTS। मैंने वहाँ पे नेम रखा हुआ था OTS डेटाबेस का। ठीक है जी, चलें ये कर दिया आपने, बता दिया इतना आपने। अब जो भी बंदा आपकी ये रीडमी फाइल ओपन करके देखेगा ना उसे समझ आ जाएगी कि अच्छा आपने जो सर्वर यूज़ किया था वो XAMPP सर्वर था और जो आपने डेटाबेस का नाम रखा था वहाँ पे वो था OTS। तो वो भी वहाँ जाके XAMPP सर्वर में OTS नाम की डेटाबेस क्रिएट कर लेगा। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। उसके बाद दोस्तों आपने लॉगिन डिटेल भी बता देनी है उसे कि मतलब जो बंदा आपके प्रोडक्ट जब यूज़ करे तो एडमिन साइट पे जाने के लिए क्या लॉगिन होगा, मतलब उसका ईमेल और पासवर्ड क्या है एडमिन साइट पे जाने के लिए, तो उसका आपने ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे उसे बता देना। क्योंकि कस्टमर साइट पे तो ठीक है, कस्टमर के लिए तो वो वही रजिस्टर का पेज भी होता है, वो वहाँ पे रजिस्टर कर सकता है अपने अकाउंट को। लेकिन जो एडमिन साइट है वहाँ पे जाने के लिए उसे लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए उसे ईमेल और पासवर्ड चाहिए। तो ईमेल पासवर्ड के लिए आपने यहाँ बता देना लॉगिन फॉर एडमिन। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ईमेल उसकी क्या है जनाब, जैसे मैंने ईमेल रखी हुई है। अच्छा, आपको अगर पता नहीं कि लग रहा है कि आपकी एडमिन की लॉगिन ईमेल क्या है और पासवर्ड क्या है, तो यहाँ पे से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आपने डेटाबेस बनाई थी उसके अंदर आपने एक एडमिन का फोल्डर बनाया था अपने एडमिन के डाटा को स्टोर करने के लिए। तो वहाँ पे देखेंगे आपके 2 एडमिन है, एक ही ईमेल है सादिया @gmail.com और पासवर्ड है सादिया। तो इन दोनों एडमिन में से किसी के भी आप लॉगिन उसे बता सकते हैं। तो मैं ये सादिया वाली लॉगिन बता देता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं और एक मिनट है ज़रा, यहाँ पे 2 फाइल नहीं एक ही फाइल है। ओके, अच्छा यहाँ पे आई। अब यहाँ पे दोस्तों ने क्या बताया कि अगर आपने एडमिन के लिए लॉगिन करना है तो मैंने अपने पर्सन को बताया कि जनाब आपने ईमेल देनी है वहाँ पे सादिया @gmail.com और मैंने कहा तुमने जो पासवर्ड है वो क्या देना है, सादिया। चलें जी, तो ये हमने उसे बता दिया कि अगर एडमिन साइट पे तुम्हें जाना तो ये वाली ईमेल तुम दोगे वहाँ पे और ये वाला तुम जो है पासवर्ड दोगे और डेटाबेस XAMPP सर्वर में क्रिएट करोगे और उसका नाम जो है वो OTS रखोगे। इतना कर दिया।
चलें इसको अब कंट्रोल ऐसे आप सेव कर लें और उसके बाद इस फाइल को कर दें बंद। लें जी, आपने रीडमी फाइल भी रेडी कर ली। ओके जी, अब दोस्तों आपने क्या करना है, आपने अब एक न्यू फोल्डर बनाना है। इस तरह राइट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू पे जाकर आपने एक न्यू फोल्डर बना लेना है। तो इस तरह आपने फोल्डर पे क्लिक किया, एक नया फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर का आपने नेम जो है वो कुछ भी रख लें, अच्छी बात है आप अपनी वीयू आईडी रख लें, जो भी आपकी वीयू आईडी, मान लो आपकी वीयू आईडी है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो आपकी ये वीयू आईडी है, जो भी आपकी वीयू आईडी है उसके अकॉर्डिंग आप एक न्यू फोल्डर बनाया और उसका नाम जो है वो आपने अपने वीयू आईडी के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये जो आपकी जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी ये जो दोनों फोल्डर FYP वाला डेटाबेस वाला और ये जो आपकी फाइल हैं सारी इनको आपने इस तरह से यहाँ से कट करना है और इस एक सिंगल फोल्डर के अंदर रख लेना है। ये तो ये जो हमने नया फोल्डर बनाया था अपनी वीयू आईडी के नाम के साथ, इसके अंदर मैंने क्या किया, सारी की सारी जो फाइल्स थी जो फोल्डर थे हमारे, वो सारे के सारे इसके अंदर रख दी हैं। अब रखने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने इसमें रखने के बाद आपने इस फोल्डर के ऊपर इस तरह राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है सेंड टू वाले ऑप्शन पे। जैसे आप सेंड टू वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंप्रेस्ड जिप फोल्डर के नाम से, आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये देखें आपका क्या होगा, ये फोल्डर जो है जिप में कन्वर्ट हो गया। अब दोस्तों ये जो आपने जिप फाइल बनाई है जिसके अंदर आपकी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, अब इस जिप के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इस जिप में ये सारी की सारी आपकी चीज़ें पड़ी हुई हैं फाइल डिलीवरेबल वाली, ठीक है। तो आपने LMS के ऊपर बेसिकली ये वाली जिप फोल्डर ये जो जिप फाइल है ये LMS पे क्या करनी होगी, सबमिट करवानी होगी अपने फाइनल डिलीवरेबल के तौर पर। तो ये कंप्लीट जनाब गाइडलाइंस। अब लास्ट पे आपको कुछ बता दूँ उसके बारे में, फाइनल वाइवे के बारे में। फाइनल वाइवे के अंदर दोस्तों आपका मोस्टली जो वाइवा होता है मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही होता है, फिजिकल नहीं होता, ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। घर बैठ के आपके लैपटॉप के ऊपर ही वाइवा देना होता है। और फाइनल वाइवे की जो लिस्ट है वो व्यू आपको सेंड करती है, मतलब वो बताते हैं उस लिस्ट के अंदर, जब वो लिस्ट आएगी तो आपको मिल जाएगी हर पर्सन के पास वो लिस्ट आ जाती है, जिस लिस्ट में कंप्लीट डिटेल होती है कि किस डेट को किस टाइम के ऊपर जो है वाइवा होगा, किस स्टूडेंट का, मतलब आगे आपकी स्टूडेंट की आईडी भी होगी, ग्रुप आईडी भी, आपकी ग्रुप आईडी भी मेंशन होगी वहाँ पे कि किस ग्रुप की किस डेट को किस टाइम पे वाइवा होगा। तो वो आपने उस फाइल के अंदर अपनी ग्रुप आईडी के अकॉर्डिंग ढूंढ लेना है कि जो भी आपकी ग्रुप आईडी है उसके अकॉर्डिंग आपने ढूंढ लेना है। तो वो जो उन्होंने डेट बताई होगी, जो टाइम बताया होगा, आपने उस टाइम पे उस डेट को रेडी रहना है, क्योंकि उससे आगे पीछे वाइवा नहीं फिर वो करते हैं, उसी सेम डेट को उन्होंने वाइवा लेना है। और उसके आगे आपके सुपरवाइजर का नेम भी लिखा होगा कि जो आपसे वाइवा लेंगे ना, उन दो टीचर वाइवा लेते हैं फाइनल का, तो उन दोनों टीचर्स के आगे नाम भी मैंशनड होगा, ठीक है जी। चलिए ये हो गई वाइवा से रिलेटेड बात। अब उन्होंने जब वाइवा आपसे लेना है ऑनलाइन तो आपके लैपटॉप पे वाइवा हो रहा है और आपका कैमरा जो है वो ऑन होगा, मतलब आपका फेस उन्हें दिखाई दे रहा होगा कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बात क्लियर कर दूँ कि जब आपसे वाइवा पूछेंगे वो तो क्वेश्चन, अब बात ये पैदा होती है कि क्वेश्चनिंग किस तरह से करते हैं वो। क्वेश्चनिंग दोस्तों वो आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड करेंगे। ये जो आपने प्रोजेक्ट सबमिट करवाया है, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो आपने कोडिंग की है जितनी भी, इस कोडिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब लाइक वो आप पहले तो आपको कहेंगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट को रन करके दिखाओ हमें। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले आपने अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक दफ़ा खुद से जो है रन करके देख लेना है, मतलब रन से मतलब ना यूज़ करके देख लेना है उसे पूरा, कि आपको प्रोजेक्ट यूज़ करना आता है। तो इस हिसाब से आपने उसे पूरा जो है यूज़ करके एक दफ़ा देख लेना है अपने प्रोजेक्ट को। तो यूज़ कैसे करते हैं उसके लिए आपको पता है। सबसे पहले हमने जब भी अपनी वेबसाइट ओपन करनी हो तो हम अपने सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट, ठीक है। उसके बाद लगाते हैं स्लैश और उसके बाद और एक बात याद रखिएगा, अगर तो आपने प्रोजेक्ट खुद किया तो फिर तो आपको यूज़ करना आता होगा, और अगर प्रोजेक्ट आपने किसी से करवाया तो फिर दोस्तों जिससे आपने प्रोजेक्ट पेड में करवाया उससे कहें कि आपको बताए ये कि आपने किस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट को यूज़ करना है, ताकि वहाँ जाके जब आपको कहें कि इस प्रोजेक्ट को यूज़ करके दिखाओ तो आपको यूज़ करना आता हो कंप्लीट प्रोजेक्ट, ठीक है जी। उन्होंने क्योंकि आपसे पूरा यूज़ करके देखना है। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट में जो कोडिंग की है उस कोडिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ ये आपने ये जो कोड किया ये किस तरह क्यों कैसे किया है, आपने ये चीज़ क्रिएट की कैसे की, इसकी थोड़ी लॉजिक बताओ। तो आपसे आपकी प्रोजेक्ट की कोडिंग से रिलेटेड आपसे थोड़ी बहुत क्वेश्चनिंग करेंगे वो। इसके अलावा आपसे जो है डाटाबेस से रिलेटेड वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो इसलिए अगर फ़र्ज़ करें आपको जो आपने ये जो वेबसाइट किसी से अगर बनवाई है, अगर तो खुद बनाई है तो फिर तो आपको कोडिंग आती होगी, लेकिन अगर आपने किसी से बनवाई है तो फिर तो आपको कोडिंग अगर नहीं आती तो फिर भी इतना कोई इशू नहीं है। इशू इसलिए नहीं है कि उन्होंने कोडिंग से हटकर भी कुछ चीज़ें आपसे करवानी है, जैसे आपसे वो पूरा प्रोजेक्ट कहेंगे यूज़ करके दिखाओ, आपको वो यूज़ करना कम से कम आता हो। इसके अलावा अगर आपको ये जो प्रोजेक्ट की कोडिंग है इसकी अगर इतनी समझ नहीं भी है तो फिर दोस्तों आपने जो डाटाबेस के अंदर जो क्यूरीज हैं स्पेसिफिक, जैसे लाइक डाटाबेस में क्रिएट की क्यूरी होती है, सिलेक्ट की क्यूरी होती है, तो जितनी भी क्यूरीज है ना वो आपने अच्छे से कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे आपको अगर एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे W3 स्कूल के अंदर, W3 स्कूल आपको पता है कि वेबसाइट है, बहुत फेमस पॉपुलर वेबसाइट है। आपने इस पे आना है और इस पे जो आपको डिफरेंट बेसिक क्यूरीज दी गई है ना SQL की, वो आपने अच्छे से रेडी कर लेनी है।
अगर फर्स्ट आपको अपनी प्रोवाइड की कोडिंग नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, इतनी इशू वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ये देखें यहाँ पे जब आप W3 स्कूल पे आते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है SQL का। आपने SQL पे आ जाना। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखो SQL की डिफरेंट ना मेन क्यूरीज हैं। यहाँ पे देखो जैसे सेलेक्ट क्यूरी है, उसका सिंटैक्स है, वेयर क्लास है, ऑर्डर बाय क्लास है, इसके अलावा इंसर्ट की क्यूरी है, अपडेट क्यूरी है, डिलीट क्यूरी है। तो ये जो मेन कॉमन क्यूरी है ना, अपडेट की, डिलीट की, सिलेक्ट की, ठीक है, ये क्यूरी कर लें। उसके बाद ज्वाइंस क्या होती हैं इनके बारे में सीख एक दफ़ा पढ़ लें, स्टडी कर लें। डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं वो पढ़ लें। टेबल्स क्रिएट कैसे करते हैं वो पढ़ लें। टेबल ड्रॉप कैसे करते हैं वो पढ़ लें। इस तरह ये कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, ऑटो इंक्रीमेंट, ये डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो ये मेन जो बातें बताई हैं आपको, तो ये आपने SQL की जो है ये क्यूरीज पढ़ लेनी है, क्योंकि उन्होंने अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती होगी तो आपसे कम से कम ये डेटाबेस की जो क्यूरीज पूछेंगे कि जी इंसर्ट क्यूरी बताओ, इंसर्ट क्यूरी कैसे क्रिएट करते हैं, इंसर्ट क्यूरी क्या होती है उसके बारे में कंप्लीट में बताओ। तो आप उन्हें इंसर्ट क्यूरी बता सकोगे। इंसर्ट क्यूरी होती है इंसर्ट इनटू, आगे टेबल का नाम, आगे देन हमारे टेबल के सारे एट्रीब्यूट होते हैं, आगे वैल्यूज़ कीवर्ड होता है, और उसके बाद आगे हमारी जो भी वैल्यूज़ हों वो हम राउंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ लिखते हैं। तो ये क्यूरी होती है इंसर्ट की। ऐसे ही अपडेट की क्यूरी क्या होती है जी, अपडेट, आगे टेबल का नाम, आगे सेट कीवर्ड होता है, और उसके बाद जो उनसे एट्रीब्यूट्स हों, मतलब जिन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू हमने अपडेट करनी हो उन एट्रीब्यूट्स को हम लिखते हैं, और उसके बाद वेयर, और आगे जो कंडीशन लगानी हो वो कंडीशन हम लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपने ये डिफरेंट जो है क्यूरीज कर लेनी है डेटाबेस की। इनमें से आपसे क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपसे ऊप से रिलेटेड, ओप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने सेमेस्टर नंबर 1 और सेमेस्टर नंबर 2 में पढ़ी होगी। सी, जिसको हम सी नॉर्मल अगर जनरल बताऊँ तो C++ जिसे हम कहते हैं, तो आपने C++ लैंग्वेज पढ़ी थी, और C++ के अंदर आपने PF प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ी थी, और साथ आपने ओप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोग्रामिंग पढ़ी थी। CS 304 सब्जेक्ट का नाम था। 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े थे C++ से रिलेटेड। एक था CS 201 मतलब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, और आपके वहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ये सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन। CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, एक ये सब्जेक्ट आपने कर लेना तैयार। और दूसरा आपने पढ़ा था सब्जेक्ट ऊप का CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोग्रामिंग। उसमें जो आपसे डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं ना वो आपसे पूछ सकते हैं, लाइक ज़्यादा ऊप से क्वेश्चन करेंगे आपसे, लाइक क्लासेस क्या होती हैं, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं, फ्रेंड क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, फाइल हैंडलिंग क्या होती है। तो आपसे ऊप से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। सो आपने ऊप की जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं थ्योरेटिकल वो भी अच्छे से कर लेना। कोडिंग नहीं आपसे उसमें करवाएंगे, आपसे थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज़ क्लास क्या होती है, उस आप उर्दू लाजमी आप वहाँ पे इंग्लिश जो है वो बताएं, इंग्लिश में बताएं सारा, आप उर्दू में बताएं ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, कंसेप्ट सही बताएं, उर्दू में भी बता दें। ये नहीं कि आप वहाँ पे ज़्यादा जो है एफिशिएंसी में आ रहे हो और आप इंग्लिश में बता रहे हो वहाँ पे, तो इंग्लिश में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी कंसेप्ट आता है, फर्ज आपसे पूछते हैं जी व्हाट इज़ क्लास क्या होती है, तो आपने क्लास का कंसेप्ट बताना कि क्लास एक ऐसा जो है वो C++ या किसी भी लैंग्वेज के अंदर एक ऐसा पैकेट होता है जिसमें हम जो है हर चीज़ जो है वो स्टोर कर सकते हैं, लाइक डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। ठीक है, क्लास इज़ अ पैकेट इन विच स्टोर डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, कि जिसमें हम डाटा मेंबर्स स्टोर करते हैं। डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, हर वो चीज़ जिसमें डाटा स्टोर किया जा सके उसे डाटा मेंबर्स कहते हैं। और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं कि जो हम क्लास में डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस क्रिएट करते हैं या मेथड्स क्रिएट करते हैं, उसको हम फंक्शंस कहते हैं, डाटा मेंबर फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने कंसेप्ट वहाँ पे बताना है। समझ लगी बात की। तो ये थे जनाब डिफरेंट आपकी क्वेश्चनिंग थी वाईवे से रिलेटेड जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ अब आपको सारी समझ आ गई होगी। और LMS पे आपने ये जिप फाइल सबमिट करनी है, और ये वाला फोल्डर के अंदर, मतलब इस फोल्डर को पहले जिप में कन्वर्ट करना है, और ये जिप फाइल बार बार कह रहा हूँ, ये जिप फाइल सबमिट करनी है, और इस जिप फाइल के अंदर आपकी ये सारी फाइल्स पड़ी हो, मतलब ये सारी जो अभी मैंने बताई थी आपको। ठीक है, ये जिप के अंदर सारा कुछ पड़ा होगा, तो आपने ये जिप जो है वो LMS पे अपलोड कर देनी है। चलें जी, थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।